कहानी की शुरुआत होती है इजिप्ट के एक शहर में। जब लिली घर वापस आई तो उसने अपने पालतू पंछी को पिंजरे के नीचे एक काले लिक्विड में गिरा हुआ देखा। उसने घबरा कर अपनी माँ से उसे बचाने को कहा, लेकिन उसकी माँ ने पंछी को उठाया और उसे अपने हाथों से कुचल दिया। इसके बाद लिली के माँ बाप घर के नीचे बने एक तहखाने में गए जो एक काले पिरामिड के नीचे था। वहाँ एक रहस्यमयी पत्थर का ताबूत रखा हुआ था जो इतना भारी था कि उसे खोलने के लिए लिली के पिता को जंजीरों का सहारा लेना पड़ता था। उसके अंदर एक मम्मी लेटी हुई थी और लिली की माँ उसके पास जाकर देखने लगी कि कहीं वो जाग तो नहीं गई। तभी अचानक मम्मी हिली और सारी मोमबत्तियां बुझ गईं। दोनों ने जल्दी से मोमबत्तियां दोबारा जला दी और फिर माँ ने कहा कि मम्मी अभी नहीं जागी है। लेकिन अगले ही पल मम्मी ने अचानक अपनी पट्टियों को तोड़ दिया और ताबूत से जुड़ा हुआ एक हुक सीधा जाकर उसके जबड़े में घुस गया। उसने उसे हवा में उठा दिया और मार डाला। उसी वक्त उस ताबूत का ढक्कन अचानक से बंद हो गया और अंदर बंद मम्मी उसे पीटने लगी। इस घटना के कुछ समय बाद हम चार्ली और लाइसा को इजिप्ट में देखते हैं जो अपने बच्चों के साथ यहाँ छुट्टियां मनाने आए थे। दोनों भागते हुए बाहर आए और देखा कि बच्चे लड़ रहे थे। उन्होंने तुरंत उन्हें अलग किया और पता चला कि सेबास्टियन ने केटी की डॉल बालकनी से नीचे फेंक दी थी, जिस वजह से वो टूट गई थी। लिसा को काम पर जाना था, इसलिए चार्ली ने टेप लगाकर डॉल को ठीक किया और वादा किया कि बाद में उसे किसी अच्छी दुकान पर ले जाएगा। लेकिन केटी अब भी गुस्से में थी क्योंकि सेबास्टियन को इस हरकत के लिए डांट नहीं पड़ी थी। उसे लगने लगा कि उसके माँ बाप सेबास्टियन को ज्यादा पसंद करते हैं। अपने पिता से बहस करने के बाद केटी बगीचे में खेलने चली गई। वहाँ उसने फेंस के पीछे एक औरत को खड़ा देखा। पहले उसे लगा कि वो उसकी दोस्त लिली है, लेकिन उस औरत ने कहा कि वो लिली की माँ है। उसने फूलों के साथ एक छोटा सा कारनामा दिखाया और केटी को उसकी पसंदीदा कैंडी भी दी। मगर केटी थोड़ी घबरा गई और कहने लगी कि उसे घर लौटना चाहिए। तब लिली की माँ ने उसे अपने बगीचे का एक फल दे दिया। इसी दौरान चार्ली को फोन आया और पता चला कि उसे अमेरिका में एक नई नौकरी मिल गई है। लेकिन जब वो मुड़ा तो उसकी नजर केटी के डॉल हाउस पर पड़ी और उसे कुछ अजीब लगा। उसने डॉल हाउस का दरवाजा खोला तो अंदर बहुत सारे कैंडी के रैपर्स पड़े हुए थे। हैरानी की बात ये थी कि ना उसने और ना ही लिसा ने बच्चों को कोई भी कैंडी दी थी। तो चार्ली ने सेबास्टियन से पूछा कि ये रैपर्स कहाँ से आए। इस पर सेबास्टियन ने बताया कि केटी की एक दोस्त है, वो उसे गार्डन में मिलने आती है, उसी ने दिए थे ये। उधर केटी जैसे ही फल पकड़ने लगी, लिली की माँ ने माफी मांगी और धीरे धीरे कोई मंत्र पढ़ने लगी। अचानक वो फल फट गया और उसके अंदर से एक कीड़ा निकला। वो सीधा केटी के मुंह के अंदर घुस गया। अचानक केटी सांस न ले पाने की वजह से जमीन पर गिर पड़ी। जब तक चार्ली गार्डन में पहुंचा, केटी वहां से गायब हो चुकी थी और फेंस में एक सुराख बना हुआ था। घबराया हुआ चार्ली तुरंत सड़क पर दौड़ा और पड़ोसियों से पूछने लगा कि क्या उन्होंने केटी को कहीं देखा है। तभी अचानक रेतीले तूफान के आने का अलार्म बजने लगा और चार्ली ने एक औरत को बच्ची के साथ भागते देखा। वो तुरंत उनके पीछे दौड़ पड़ा। कुछ देर तक वो उस औरत का पीछा करता रहा, लेकिन तेज आंधी और लोगों में मची अफरा तफरी की वजह से वो औरत भाग निकली। फिर बाद में पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव डीलिया लिसा और चार्ली से बात कर रही थी। दोनों ने उसे बताया कि केटी गायब हो गई है और उसे कैंडी रैपर्स भी दिखाए। डीलिया के बॉस ने उसे पहले परिवार की ही जांच करने को कहा क्योंकि उन्हें शक था कि शायद बच्ची को उन्होंने ही मारा हो। चार्ली को उनकी भाषा थोड़ी बहुत समझ आ गई और वो इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। फिर इस घटना के 8 साल बाद हम देखते हैं कि ये परिवार न्यू मैक्सिको में रह रहा था। फिर भी उन्होंने केटी का कमरा बिल्कुल वैसे ही संभाल कर रखा हुआ था। अब उनकी एक और बेटी थी जिसका नाम माँ था और वो पूरी तरह तंदुरुस्त थी। लिसा की कैथलिक माँ कार्मेन भी उनके साथ ही रहती थी। केटी के गायब होने के बाद से ये परिवार कभी छुट्टियों पर नहीं गया था। उधर इजिप्ट के पूर्वी रेगिस्तान में एक लड़का अपनी साइकिल ठीक कर रहा था। तभी उसके पीछे अचानक एक हवाई जहाज क्रैश हो गया। आवाज सुनकर वो जांच करने गया और जंगल के अंदर उसे जहाज का मलबा मिला। पायलट की लाश जमीन पर पड़ी थी और उसके पास एक आंख भी पड़ी हुई थी। जब लड़के ने ऊपर देखा तो को पायलट एक पेड़ में बुरी तरह घुसा हुआ लटक रहा था। ये मंजर देखकर वो बेहद घबरा गया, वहां से भागा, लेकिन फिर थोड़ी दूर जाते ही गिर पड़ा, बिल्कुल उस पत्थर के ताबूत के सामने। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि रिसर्चर्स परेशान बैठे थे क्योंकि उनकी टीम किसी भी मशीन की मदद से उस पत्थर के ताबूत के अंदर नहीं देख पाई थी। आखिरकार उन्होंने उसे खोलने का फैसला किया। उन्होंने पहले कभी इस तरह का ताबूत नहीं देखा था। फिर अंदर उन्हें एक मम्मी मिली। वो धीरे धीरे उस पर लिपटे कपड़े हटाने लगे और उन्हें उन पर बने कुछ अजीब निशान नजर आए। मम्मी के हाथों के नाखून बहुत लंबे थे, पर हैरानी की बात ये थी कि उसकी चमड़ी अभी भी ताजी लग रही थी। जब उन्होंने चेहरे से कपड़ा हटाया
गया तो सब हैरान रह गए। अंदर एक जवान लड़की थी। जैसे ही वो उसकी तस्वीरें लेने लगे तो वो मम्मी अचानक से जाग गई। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गई और उसके मुंह से एक कीड़ा बाहर निकला। वो सार्कोफेगस के अंदर तड़पने लगी और जोर जोर से चीखने लगी। उधर न्यू मैक्सिको में चार्ली और लिसा को अमेरिका की एम्बेसी से फोन आया। उन्हें बताया गया कि केटी जिंदा मिल गई है। ये खबर सुनते ही दोनों तुरंत कायरो के लिए निकल पड़े। वहाँ एक डॉक्टर ने उन्हें चेतावनी दी कि केटी ने बहुत ज्यादा ट्रॉमा और भूख का सामना किया है। वो गहरे शॉक की हालत में थी, इसलिए उसका व्यवहार अजीब हो सकता था। डॉक्टर ने कहा कि किसी भी अचानक हरकत या तेज आवाज से बचना होगा। इसी वजह से उसे दवाइयां देकर सुलाया गया था। जब उसके माँ बाप आखिरकार उसके कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि केटी का शरीर अब थोड़ा बदला लग रहा था। जब वो प्यार से उससे बात करने लगे तब उनकी नजर कुछ खरोचों पर पड़ी। डॉक्टर ने बताया कि हॉस्पिटल लाने के बाद केटी बार बार अपने आप को नोच रही थी। लिसा ने उसकी धड़कन सुनी और डॉक्टर ने बताया कि शारीरिक रूप से केटी अब भी काफी मजबूत थी। तभी केटी ने अपना एक हाथ हिलाया ताकि उसके माँ बाप उसका हाथ पकड़ सके, लेकिन अगले ही पल उसे एंजाइटी का दौरा पड़ने लगा। केटी को थोड़ा समय देने के लिए उसके माँ बाप कमरे से बाहर आ गए, लेकिन बाहर आते ही लिसा फूट फूट कर रोने लगी। इसके बाद डीलिया ने उन्हें उस रहस्यमयी सार्कोफेगस की तस्वीरें दिखाई जो लगभग 3000 साल पुराना था। उसने बताया कि केटी उस प्लेन में ले जाई जा रही थी जो क्रैश हो गया था। डीलिया को शक था कि केटी इंसानी तस्करी का शिकार बनी थी। अगले दिन चार्ली और लिसा केटी को घर ले आए। उसे देखकर उसके भाई बहन भी काफी घबरा गए। व्हीलचेयर को मुश्किल से सीढ़ियों पर चढ़ाया गया और केटी को उसके बेड पर लिटा दिया गया। फिर कार्मेन ने अपनी पोती के लिए प्रार्थना की और उसके माथे पर किस किया, लेकिन अचानक केटी सीधी बैठ गई और उसने कार्मेन के सिर पर जोर से अपना सिर दे मारा। उसके बाद उसका शरीर अजीब तरह से पीछे की तरफ मुड़ने लगा और वो बेड के ऊपर हवा में तैरने लगी। फिर उसकी पीठ से डरावनी क्रैक की आवाज आई और वो धड़ से बेड पर गिर पड़ी। अचानक उसका शरीर फिर से तड़पने लगा। चार्ली ने उसे पकड़कर रोक लिया ताकि लिसा उसे नशे की दवाई दे सके। फिर उस रात चार्ली जवाब ढूंढने के लिए सार्कोफेगस और उस पर लपेटे हुए कपड़े की तस्वीरें देखने लगा। उधर लिसा केटी के पास बैठी थी और उसे पुरानी फैमिली फोटोज दिखाते हुए उनकी पुरानी जिंदगी के बारे में बात कर रही थी, लेकिन केटी बस तकिए पर गिरकर चुप पड़ी रही। कुछ देर बाद जब चार्ली अपनी पत्नी को देखने गया तो उसने लिसा को केटी के बेड पर सोता हुआ पाया, लेकिन केटी वहां नहीं थी। अब दोनों घबरा कर उसे ढूंढने लगे। इसी बीच माँ की नींद कुछ अजीब आवाजों से खुल गई। उसने तुरंत सेबास्टियन को जगा दिया और जब उसने भी दीवारों के अंदर से आती हुई वो अजीबोगरीब आवाजें सुनी तो वो भी घबरा गया। अचानक ऐसा लगा जैसे दीवार के अंदर कुछ हिल रहा हो। सेबास्टियन ने तुरंत एक बैट उठा लिया, लेकिन कुछ करने से पहले ही उसके माँ बाप वहाँ पहुँच गए। फिर लिसा ने दीवार में बना हुआ एक छोटा दरवाजा खोला, लेकिन उसके सामने से कोई चीज तेजी से भाग गई और वो डर गई। वो दीवार के अंदर घुसी और उसने देखा कि केटी कुछ बॉक्सेस के पीछे छुपी हुई थी, लेकिन जैसे ही केटी ने उसकी आवाज सुनी वो भाग निकली। फिर एक डरावनी चेस शुरू हो गई। इधर चार्ली दूसरी तरफ से आवाजों का पीछा करते हुए उनके साथ साथ दौड़ने लगा। तभी दीवार पर एक बिच्छू रेंगता हुआ नजर आया। केटी ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और सबके सामने उसे खाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर माँ और सेबास्टियन भी वहाँ पहुँच गए। वो बिल्कुल ऐन वक्त पर केटी के कमरे में आए और देखा कि केटी दीवार के अंदर से बाहर निकल रही थी, जबकि उसके माँ बाप उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे। लिसा ने हिम्मत करके केटी के मुंह के अंदर हाथ डाला और बिच्छू को बाहर खींच निकाला, जिसके बाद केटी ने अजीब सी हरी उल्टी कर दी। फिर अगले दिन चार्ली बच्चों को स्कूल ले जाने लगा, लेकिन उसने देखा कि घर के दरवाजे के सामने बहुत सारे भेड़िए खड़े थे। उन्हें हटाने के लिए उसे कई बार हॉर्न बजाना पड़ा, तब जाकर वो रास्ते से हटे। फिर स्कूल पहुंचने के बाद चार्ली ने माँ से कहा कि फिलहाल केटी के बारे में किसी को कुछ न बताए। तब सेबास्टियन फिर पूछने लगा कि उसकी बहन के साथ असल में हुआ क्या था, लेकिन चार्ली ने कबूल किया कि उसे खुद भी इसका जवाब नहीं पता। उधर घर पर कार्मेन केटी के बाल कंघी कर रही थी, लेकिन उसके बाल लगातार झड़ रहे थे। वहीं लिसा उसके नाखून काट रही थी। तभी लिसा को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। जब उसने ध्यान से देखा तो वो डर गई, क्योंकि केटी के पैरों के जो नाखून अभी काटे गए थे वो उसके मुंह के अंदर दोबारा नजर आ रहे थे। इस बीच चार्ली केटी के कमरे की दीवार वाली खिड़की पर ताला लगा रहा था कि तभी उसकी नजर गलीचे के नीचे एक खून के दाग पर पड़ी। जब उसने गलीचा उठाया तो उसका खून जम गया। नीचे एक काला चिपचिपा पदार्थ फैला हुआ था जो लकड़ी को धीरे धीरे खराब कर रहा था। उधर लिसा जब केटी का आखिरी नाखून काटने लगी तो वो इतना सख्त था कि उसे ज्यादा जोर लगाना पड़ा। इस वजह से नाखून के साथ उसकी काफी सारी चमड़ी भी उखड़ गई। अचानक चार्ली को कार्मेन की चीख सुनाई दी।